Hello guys, welcome back to our channel part 5 of Rebirth of Innocent Girl. Chapter 41 बानी की चाल। बानी जब बाथरूम से नहाकर बाहर आई, उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। थकान के वजह से वो थोड़ी देर आराम करने बेड की ओर चली गई। वो आराम से बेड पर सो पाती तभी कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। पहले बानी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और अगले ही पल वो बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉवल को साइड में रखकर दरवाज़ा खोलने चली गई। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने रूपाली और महेश दोनों ही खड़े थे। दोनों को देख बानी एक पल के लिए हैरान और कंफ्यूज हो गई। बानी कंफ्यूज और हैरान इसलिए थी कि उसे पहले से ही अपनी सिक्स सेंस लगा लिया था कि दोनों ही उसके पास बात करने जरूर आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये उसे नहीं पता था। खैर, बानी जो सोचा था वहीं तो हो रही थी। दोनों को देखकर कहा, आप दोनों यहाँ, आप दोनों चिंता ना कीजिए, मैं कुछ ही घंटों में आपके कमरे को खाली कर दूंगी। हालांकि बानी जो कुछ बोल रही थी वो बस दिखावे के लिए बोल रही थी। वो जानती थी कि ऐसे बोलने से महेश और रूपाली दोनों पूरी तरह से डर जाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ये सुनकर रूपाली जल्दी से आगे बढ़कर बानी को बड़े ही प्यार से कहने लगी, अरे नहीं नहीं बानी, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही हम आपके असली माँ बाप नहीं हैं, फिर भी हम दोनों ने अपनी ही बेटी माना है, और तुम ही बताओ कि हमें अपने बेटी को डांटने की कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर वो झूठ मूठ रोने की एक्टिंग करने लगी। बानी बड़े ही ध्यान से दोनों को देख रही थी, और मन ही मन में वो अच्छी तरह से जानती थी कि रूपाली नाटक कर रही है। बानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अगर वो पिछले जन्म की बानी होती तो शायद रूपाली की झूठी इमोशनल प्यार को सच में सच्ची ही मान लेती, लेकिन रूपाली महेश के बदकिस्मती से अब वैसा नहीं था। बानी भी उनका नाटक में साथ देते हुई बोली, नहीं नहीं मिसेज कश्यप, मैं जानती हूँ कि आप जो कह रही है सही है, लेकिन आपकी बेटी यानी पिया वो तो नहीं चाहती। आपको तो पता ही है उसने मेरे साथ क्या किया है। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या करती, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अरे नहीं नहीं बानी बेटा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। आज के बाद पिया कभी भी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करेगी। वैसे बानी बेटा, तुम जब 5 साल की थी तब से तुम हमारे साथ रह रही हैं, हमारे दिल में बसी हो। हालांकि मैंने भी गुस्से में आकर बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन मैंने तो एक बाप के हैसियत से उठाया था। अगर तुझे बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वैसे बेटा, ऐसे तुम घर छोड़कर चली जाओगी तो मैं मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी को क्या जवाब दूंगा। भले ही वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन माँ ने ही तो तुझे बहुत प्यार से इस घर में लेकर आई थी। उनके खातिर यही रहो बेटा। महेश आगे बढ़कर बानी को पूरी तरह से इमोशनल करते हुए कहा। महेश के बात सुन बानी खामोश हो गई। उसे खामोश देख महेश और रूपाली को लगा बानी पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इस वक्त बानी के दिमाग में क्या चल रहा है। बानी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसने जो सोचा था वहीं तो हुआ था। नाटक को आगे जारी रखते हुए अपनी उदास भरी आवाज़ में बोली, ठीक है, मैं अपनी दादी माँ के लिए यही रहूँगी। जैसे ही रूपाली और महेश ने ये सुना तो उनके चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आ गई। रूपाली बानी की हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू बानी। महेश बानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अभी भी माँ के लिए प्यार और इज्जत दोनों है। थैंक यू। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। दोनों को जाते ही बानी के चेहरे पर धीरे धीरे करके मुस्कान बड़ी होती चली गई, और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी, और सीधे बेड पर जाकर लेट गई, और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से नींद के आगोश में चली गई। वहीं पिया के कमरे में पिया गुस्से से तिलमिला रही थी। उसके साथ उसकी बुआ कत्यानी बैठी हुई थी। पिया बार बार बानी को गंदी गंदी गालियां दे रही थी, मानो उसके अंदर बानी को जान से मार डालने की भूत उसके सिर पर चढ़ा हो। कत्यानी उसको बार बार शांत करवाने की कोशिश भी कर रही थी कि तभी मिस्टर एंड मिसेज कश्यप दोनों ही अंदर आए। अपनी बेटी को ऐसे गुस्से में चिल्लाते हुए देखकर उसके पास गए। उसे शांत कराते हुए महेश ने कहा, पिया बेटा, तुम शांत रहो। डैड, आप उस घटिया लड़की को घर से क्यों नहीं निकाल देते? उसने मुझे कितना मारा है, आप लोगों ने देखा ना। फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं? पिया गुस्से में अपने पिता की बात बीच में काटते हुए बोली। अपनी बेटी की हालत देखकर महेश अपनी बेटी को वे सारी बातें बताई जो रूपाली और महेश के दिमाग में था। ये सुनकर पिया हैरान हो गई, साथ ही शांत भी हो गई। अच्छा तो ये बात है, ठीक है डैड,
इस बार मैं उसे छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार उसे नहीं छोड़ूंगी मैं, पिया एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। महेश उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा एक बार हम अपना चाल में कामयाब हो जाएं फिर देखना। उसकी बात पर सब लोग ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन भैया, आपको नहीं लगता कि बानी बहुत ज़्यादा बदल गई है? वो हमेशा शांत और सबकी बात मानने वाली एक बेवकूफ़ लड़की थी, लेकिन आज का उसका रूप देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा मासूम, शांत सी दिखने वाली, सबकी बात मानने वाली लड़की है, कात्यायनी ने कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं बुआ कात्यायनी की बात सही लग रही थी। वहीं दूसरी ओर तेजवीर का प्राइवेट विला में तेजवीर अपनी स्टडी रूम में बैठकर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। उसके सामने बैठे दो लोग तेजवीर को घूरे जा रहे थे। वे लोग और कोई नहीं बल्कि नील और मनीष ही थे। घंटों तक दोनों मिलकर तेजवीर की कुछ कहने का इंतजार करते हुए बैठे थे, लेकिन हमारे तेज साहब का मिजाज हो जो मुंह से एक शब्द भी निकाला हो, उसको ऐसे कामों में खोया हुआ देख और खुद के इतना इग्नो देख दोनों ही चीड़ रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत ये नहीं हो पा रही थी दोनों को। अब बताओ भी यार, कल रात मिलन बार क्लब में क्या हुआ था? नील ने बात को शुरू करते हुए कहा। अभी भी तेजवीर कुछ नहीं बोला। उसको ऐसे चुप देखकर वो दोनों और भी ज्यादा चिढ़ गए। मनीष थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अब बताओ भी, अगर नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चैप्टर 42 तेजवीर शादी की बात। मनीष थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अब बताओ भी, अगर नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बार बार तेज को देखे जा रहा था और उसको बोलने का इंतजार करने की कब उसे रोकेगा और कब वो बताएगा कि हुआ क्या था। आखिरकार तेज अपनी नज़र डॉक्यूमेंट से हटाकर सामने मौजूद दोनों इंसान को देखने लगा। तेज अपनी बात शुरू कर पाता तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आई। ये देख वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और स्टडी रूम से बाहर जाने से पहले दोनों की तरफ देखकर कहा, मुझे कुछ काम है, तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ, कहकर रूम से बाहर चला गया। तेजवीर को पहले से ही पता चल चुका था बाहर उनसे मिलने कौन आया है। सीसीटीवी कैमरा में जो देख लिया था। नील और मनीष दोनों ही अपनी मुंह फाड़े एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन इस बार वो दोनों तेज को कहाँ छोड़ने वाले थे, वो भी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर चले आए। जब बाहर आकर दोनों ने देखा कि तेजवीर दो औरतों के साथ बैठकर बातें कर रहा है। विला के सारे सर्वेंट्स अपने अपने कामों में बिजी थे। तेजवीर ने जब सामने सोफे पर बैठे दो औरतों को देखकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बल्कि वो अंदर ही अंदर वो थोड़ा कंफ्यूज था कि इस वक्त उसकी माँ और दादी यहाँ क्यों थे। तेजवीर ज़्यादा ना सोचे ही उनके पास जाकर सामने रखा हुआ सिंगल सोफे पर बैठ गया। माँ, दादी माँ, आप दोनों यहाँ, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, तेजवीर बड़े ही आराम से कहा। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, देखो तेज, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैं और गौतमी ने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है। वैसे तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि जब तू इंडिया आएगा तब तेरी शादी कराएंगे। जब अब उसके लिए ये सही समय है तो क्यों ना तेरी शादी करवा दी जाए। हालांकि जब कविता ये कह रही थी तब उसके चेहरे पर खुशी और चमक साफ दिखाई दे रही थी, और गौतमी भी चाहती थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन अपनी बेटे की बीमारी के बारे में उसे तो पहले से ही पता था, इसलिए वो तेज को देखकर खामोश थी। तेज भी अपने माँ को ऐसे मायूसी देख अपनी दादी की ओर देखते हुए कहा, वो तो ठीक है दादी माँ, लेकिन आपने लड़की देखा है कहीं? कविता तेजवीर की बातों का जवाब दे पाती तभी वहां पर नील और मनीष दोनों ही आ गए। नील और मनीष दोनों ने देखा वो दोनों औरत कोई और नहीं बल्कि तेजवीर की मोम और उनकी दादी मिसेज कविता थी। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। नील और मनीष को आता देख मिसेज कविता ने कहा, ओह तुम दोनों यही हो, अच्छा हुआ, आओ आओ बैठो। अरे दादी, आप बैठने के लिए ना कहो तो भी हम बैठ जाएंगे, लेकिन ये बताइए बात क्या है और आप इतने खुश हैं, इसके पीछे का राज क्या है दादी जी? नील सोफे पर बैठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कविता उसको हल्की सी थपकी पीठ पर मारते हुए बोली, हाँ मैं तो खुश हूँ, इसका कारण मेरे तेज ही हैं। क्या तेजवीर, अब इसने क्या कर दिया जो आप इतने खुश हो गए? नील ने कहा। अरे उसने कुछ नहीं किया बल्कि अब आगे करेगा, कविता खुश होते हुए कहा। तो नील और मनीष दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या करेगा? शादी।
शादी करेगा अब तेज, कविता खुशी से चहकते हुए बोली, और आगे कुछ कह पाती तभी तेजवीर कविता को बीच में ही रोकते हुए कहा, वेट वेट दादी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कब कहा कि मैं शादी करूँगा? हाँ ठीक है, नहीं कहा लेकिन अब कह दो, अभी कहाँ देर हुई है, कविता झट से जवाब देते हुई बोली। दादी माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, तेजवीर बड़े ही सीरियस ट्यून में कहा। तो कविता थोड़ी नाराज होते हुए बोली, अभी नहीं कर सकता मतलब क्या है तुम्हारा? देखो तेज, अभी मत करो लेकिन बाद में कर सकते हो ना, अभी फिलहाल सगाई कर लो, शादी कुछ महीने बाद कर लेना। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता, तेजवीर ने कहा। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? कविता नाराज होते हुए बोली। अपनी दादी माँ को नाराज होते हुए देख तेजवीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कविता को समझाते हुए कहा, दादी माँ आप नाराज क्यों हो रही है? मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले लड़की को ढूंढिए। मैंने ढूंढ लिया है। जैसे ही कविता के मुंह से ये सुना तो तेजवीर हैरान हो गया, कभी अपनी दादी को देखता तो कभी अपनी माँ को। वहीं नील और मनीष दोनों ही बड़े मज़े से कविता की बातें सुने जा रहे थे। वो भी देखना चाहते थे कि अब तेजवीर क्या जवाब देगा, क्योंकि इतने देर से वो दोनों भी तो कल हुई इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन तेजवीर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। वो तो असिस्टेंट राघव से पता चली थी, लेकिन नील और मनीष दोनों तेजवीर के मुंह से डिटेल्स में जानने में उत्सुक थे। कविता की बात सुनकर तेज अब आगे कुछ नहीं कह सकता था, या यूं कहो कि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ठीक है दादी माँ, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे वही कीजिए, इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर चला गया। नील और मनीष का तो बोलती ही बंद हो गई थी, क्योंकि तेजवीर बिना कुछ कहे ही उठकर चला गया था। वहीं कविता बहुत ज़्यादा खुश थी, साथ ही गौतमी भी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका बेटा कैसा है। वो थोड़ी सी उदास भी थी। एक गहरी सांस लेकर कविता के साथ घर के लिए निकल गई। वहीं तेजवीर अपनी कमरे में आकर राघव को कॉल करने लगा। एक ही रिंग में सामने से राघव जल्दी से फ़ोन उठा लिया। हेलो बॉस। राघव, दादी माँ कौन सी लड़की को मेरे लिए ढूंढा है, पता करके मुझे बताओ, तेजवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। तो वहीं राघव परेशान में उसके चेहरे पर पसीनों के बूंदें दिखाई दे रही थी, क्योंकि खुद राघव ही जानता था कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला था। राघव हकलाते हुए कहा, जी जी बॉस, इतना कहकर दोनों तरफ से कॉल काट दिया। जैसे ही राघव अपना फ़ोन रखकर सामने देखा तो सामने मिसेज कविता सिंह और गौतमी दोनों ही बैठी हुई थी। कविता के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, तो वहीं गौतमी अपने बेटे की हालत पर तरस आ रहा था। कविता राघव को धमकाते हुए बोली, राघव जैसे मैंने कहा है वैसे ही करो, तेज को कुछ भी मत बताना कि हम कौन सी लड़की को उसके लिए देखा है, समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी जी मैडम, पर मैडम बॉस को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, राघव परेशान होते हुए कहा। राघव को इस तरह से परेशान होते हुए देख कविता दिलासा देते हुए बोली, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तेरे जॉब को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। चैप्टर 43 निम्मी को खून देना। राघव को इस तरह से परेशान होते हुए देख कविता दिलासा देते हुए बोली, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तेरे जॉब को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कविता की बात सुनकर राघव शांत तो था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना डरा हुआ था बस वही जानता था। राघव बचपन से ही कविता या यूं कहे कि सिंह परिवार में सभी मेंबर्स राघव को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि जब राघव 6 साल का था तभी कविता उसे सिंह पैलेस में लेकर आ गई थी। राघव बचपन से अनाथ था, फिर भी कविता और बाकी सभी उसे एक बेटे की तरह ही देखते थे। हमेशा शांत से रहने वाला लड़का था। उसी समय उसकी दोस्ती तेज से हुई थी, वो भी तो उसी का ही हमउम्र था, और तेजवीर को राघव की कैरेक्टर्स बहुत ही पसंद आई थी। तब से लेकर आज तक वो राघव को हमेशा के लिए उसके साथ ही रख लिया था। जो पढ़ाई तेज करता था वहीं पढ़ाई राघव भी करता था। इस बात को लेकर कविता के साथ साथ बाकी सदस्यों को भी कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए आज राघव तेज और कविता के बीच में पड़ गया था। हमेशा से हर एक प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करने वाला इंसान आज दोनों के बीच फंस गया था। और ये भी कभी नहीं भूल सकता था कि आज जो कुछ भी वो हैं, काबिल, पोजीशन, वे सब तेज और कविता के देन के वजह से हैं। ये उसका सोच था, लेकिन कविता और तेज ऐसा कभी नहीं सोचते थे। वो तो बस राघव के खुद की मेहनत से वो इस पोजीशन पर है, ऐसा उनका कहना था। खैर ये तो अपनी अपनी सोच है।
राघव कविता और गौतमी दोनों को जाने के बाद खुद एक गहरी सांस लेकर जल्दी से तेजवीर के प्राइवेट विला चला गया। दूसरी ओर बानी अपना चाल चलना शुरू कर दिया था। बानी को अच्छे से पता था कि अब उसे आगे क्या करना है और आगे क्या होगा, इसलिए इस बार वो बहुत ही ध्यान से हर एक कदम की चाल चलने वाली थी। देखते देखते एक हफ्ता भी इसी बीच बीत गया। फिलहाल कश्यप परिवार बानी को कोई भी बात या फिर किसी बात को लेकर उसके साथ बदतमीजी नहीं की थी या परेशान नहीं किए थे। महेश की बहन अभी भी कश्यप के विला में रह रही थी, लेकिन उसके पति और उसका बेटा दोनों ही वापस अपने घर चले गए थे। कभी कभी बीच में आया भी किया करते थे। रूपाली और बुआ दोनों बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उनके पास रूपाली की छोटी बेटी निम्मी को वहां आते हुए देखा। रूपाली अपने हाथ में पकड़ी हुई टी कप को नीचे रखा और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, निम्मी निम्मी बेटा तुम उठ गई और थोड़ी देर आराम करना था ना। निम्मी धीमी कदमों से आकर रूपाली के बगल में बैठ गई। रूपाली अपनी छोटी बेटी की ओर देखा जो पूरा पीला पड़ चुका था। ये देख निम्मी से पूछने लगी, निम्मी तू ठीक है ना बेटा, क्या तुझे दर्द हो रहा है? हॉस्पिटल चले? देखो बेटा, अगर तुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो प्लीज़ बताना। परेशान होकर निम्मी को प्यार से दोनों गालों को छूने लगी। निम्मी अपनी माँ को इतना परेशान देखकर वो धीमी लेकिन कमज़ोर आवाज़ में कहने लगी, मॉम कल से पता नहीं क्यों सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैंने मेडिसिन भी ले लिया, लेकिन दर्द तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा दर्द है। उसकी बात सुनकर रूपाली बहुत ज़्यादा डर गई। वो हड़बड़ाते हुए महेश को कॉल करके बताने लगी, हेलो महेश, निम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और वो सब कुछ बता दिया जो निम्मी ने बताई थी। महेश भी रूपाली की बातें सुनकर वो भी परेशान हुआ, लेकिन अगले ही पल अपने आप को शांत होते हुए कहा, रूपाली तुम परेशान मत हो, जल्दी से निम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं भी अभी तुरंत यहाँ से निकलता हूँ। जी ठीक है, रूपाली इतना कहकर फ़ोन काट दिया। जैसा महेश ने बताया था, रूपाली निम्मी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चली गई, उसके साथ कत्यानी भी चली गई। वहीं दूर खड़ी बानी ये सब देख रही थी। बानी को याद आया कि पिछले जन्म में ये वही दिन था जो उसके जिंदगी में एक तूफान बनकर आया था। यही से तो शुरू हुआ था उसकी जान की खतरा। महेश उसे झूठ बोलकर निम्मी को ब्लड देने के लिए इमोशनल करके उसका सारा खून निम्मी की तबीयत ठीक करने में लगा दिया था, और निम्मी लगभग 1 साल तक ठीक ठाक ही रही। लेकिन बानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी के साथ कोई नहीं रहता तो उनके साथ हमेशा भगवान रहता है। उसने अपने आप को फिर से एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग शरीर बना लिया था। पिछले जन्म में हुई घटना के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन की रिंग करने लगा। बानी को पता था ये कॉल किसका होगा। एक गहरी सांस लेते हुई फ़ोन की ओर देखने लगी। फ़ोन स्क्रीन के ऊपर महेश का नाम फ्लैश हो रहा था, लेकिन बानी फ़ोन को जल्दी से नहीं उठाया, एकटक फ़ोन की स्क्रीन को ही घूरने लगी। बानी कॉल रिसीव ना करने के वजह से दूसरी तरफ महेश गुस्से से भर गया था। जब वो कॉल कर रहा था तब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन बानी कॉल को ना उठाने के वजह से गुस्से में आ गया, जो एक्सीडेंट होते होते बचा था। ये देख महेश जल्दी से गाड़ी को साइड पर रोका। सबसे पहले एक गहरी सांस ली, फिर नॉर्मल होकर अपने आप को शांत करके हॉस्पिटल के लिए आगे बढ़ गया। दूसरी ओर कुछ देर सोचने के बाद बानी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई, लेकिन उसने अभी तक महेश को कॉल करके बात नहीं की थी, और वो बिना किसी से बात किए वो सीधे हॉस्पिटल चली गई। जब महेश ने हॉस्पिटल पहुंचा तो रूपाली निम्मी को पहले से ही सारा इंतज़ाम कर दिया था। हर एक ट्रीटमेंट शुरू करवा दी थी ताकि निम्मी को सही समय पर ठीक से इलाज हो सके, और ये वही हॉस्पिटल था जो कई सालों से निम्मी को ट्रीटमेंट करा रहे थे। और डॉक्टर भी रूपाली को बता दिया था कि निम्मी को ब्लड डोनेट करना होगा फिलहाल के लिए। चैप्टर 44 बानी ने किया ब्लड डोनेट। महेश हॉस्पिटल पहुंच गया था। उससे पहले ही रूपाली निम्मी को एडमिट कर चुकी थी और बाकी का सारा प्रोसीजर को पूरा कर रही थी। उसके चेहरे पर डर और परेशान दोनों साफ दिखाई दे रही थी। महेश को सामने से आता हुआ देख रूपाली थोड़ी सी रिलैक्स होकर जल्दी से महेश के पास चली आई। अच्छा हुआ आप आ गए, डॉक्टर ने कहा है निम्मी को ब्लड की ज़रूरत है, अब उसी का इंतज़ाम करने को कहा है और डॉक्टर भी ब्लड अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, रूपाली ने एक ही सांस में कहा। अब निम्मी कैसी है? महेश ने पूछा। निम्मी फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन उसे ब्लड की बहुत ज़रूरी है, रूपाली परेशान होते हुए कहा। तभी उसकी दिमाग में बानी का ख्याल आया। उसने महेश की ओर देखते हुए कहा,
महेश, आप ही ने तो कहा था कि बानी हमारी मददगार साबित होगी, लेकिन आज हमारी बेटी अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और इसकी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। क्या वो हमारी मदद करेगी? उसकी बातों में उदास और रुआंसी भरी हुई थी। महेश रूपाली के बातों का जवाब दे पाता तभी सामने से डॉक्टर्स आते हुए दिखाई दिए। महेश और रूपाली दोनों ही जल्दी से डॉक्टर के सामने आते हुए महेश बोला, डॉक्टर क्या बात है? निम्मी तो ठीक है ना? मिस्टर कश्यप, एक गुड न्यूज है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर्स की बातें सुनकर महेश और रूपाली दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। रूपाली खुशी में बोली, क्या कहा डॉक्टर? निम्मी के लिए ब्लड मिल गई? सच में? थैंक गॉड। डॉक्टर ज्यादा बातें आगे ना बढ़ाते हुए सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मिस्टर कश्यप, अब फिलहाल के लिए ब्लड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन आपकी बेटी को कम से कम 1 महीने तक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा, तब जाकर आपकी बेटी की हेल्थ में आए हुए बदलाव के बारे में पता चलेगा। जी डॉक्टर, ठीक है, महेश डॉक्टर के बातों का जवाब देते हुए कहा। महेश रूपाली डॉक्टर्स के साथ निम्मी के वार्ड में चले गए। वहीं थोड़ी दूर एक कॉरिडोर में बानी खड़ी होकर महेश और डॉक्टर्स के बातें सुन रही थी। कुछ देर तक वही खड़ी रही और एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़कर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी वही डॉक्टर जो महेश से बात कर रहा था वो चलकर सीधे बानी के पास खड़ा हो गया। मिस बानी, जैसे आपने कहा था वैसा ही किया है। हमने आपके ब्लड डोनेट की हुए बात को एक राज ही रखा है, लेकिन आप इस बात को राज क्यों रखना चाहती है? क्या आप बता सकती हैं? कुछ ऐसे बातें होती हैं डॉक्टर, उसे राज रखना ही सबसे अच्छा होता है, बस यही बात आप याद रखिएगा। इतना कहकर बीना कुछ और कहे ही वहां से चली गई। पास्ट, जब बानी घर से निकली थी तब उसके दिमाग में इसकी पिछले जन्म की सारी बातें घूम रही थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि निम्मी को ब्लड दे, और दिमाग कह रहा था कि मदद ना करे, क्योंकि ये वही समय था जो बानी की जीवन ही नरक बना दी थी। इसी सोच में डूबी हुई बानी कब वो हॉस्पिटल पहुंच गई खुद उसे पता नहीं चला। आखिर में अपने उलझन में पड़ा अपने दिमाग को शांत करके डॉक्टर के कैबिन के ओर चली गई। बानी एक कैबिन के सामने आकर रुकी, अंदर जाने से पहले नॉक करने लगी। अंदर से एक आदमी के आवाज आए, कम इन। बानी ने तुरंत कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। डॉक्टर ने अपने नजरें उठाकर देखा तो सामने बानी खड़ी थी। बानी सामने बैठा डॉक्टर को देखे जा रही थी। डॉक्टर को तो बानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बानी को सामने बैठा उस डॉक्टर के बारे में पता था। इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म में, इस जन्म में दोनों का आमना सामना ये पहली बार हुआ था। डॉक्टर बानी की तरफ देखते हुए पहले बैठने का इशारा किया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जी मिस कहिए। बानी सीधे पॉइंट पर आती हुई बोली, डॉक्टर सीधे मैं पॉइंट पर आती हूँ। मुझे मिस निम्मी कश्यप को ब्लड देना है। मेरा और मिस निम्मी का ब्लड एक ही है, और मेरी दूसरी बात यह है कि प्लीज़ मेरी ब्लड डोनेट करने की बात मिसेज कश्यप और मिस्टर कश्यप को ना बताए। पहले डॉक्टर को बानी की बात अजीब तो लगी, निम्मी के लिए ब्लड डोनेट करने की बात सुनकर वो चुप हो गया, और बानी भी जानती थी कि सामने बैठा डॉक्टर उसे धोखा नहीं देगा। और दूसरी बात यह भी थी कि जब पिछले जीवन में बानी की सीने में दिल निकाल रहे थे तब सामने बैठा ये डॉक्टर उन लोगों में शामिल नहीं था, और बानी को ये भी सुनने को मिला था कि ये डॉक्टर ट्रांसफ़र लेकर दूसरी जगह पर चला गया था। बानी को अभी फ़िलहाल के लिए इस डॉक्टर से कोई भी खतरा नहीं था, जिस वजह से बानी बड़े आराम से और जल्दी से इस काम से निपट सकती थी। बानी निम्मी को बल देने का एक और कारण ये भी था कि बानी अपनी आंखों से निम्मी को अपनी तबीयत खराब होते समय कितना तड़पी है, अपनी सीने में असहनीय दर्द को कैसे सहा है, ये सब होते हुए बानी अपनी आंखों से देखी हुई थी। और दूसरा कारण ये भी था कि निम्मी कभी भी बानी को तकलीफ नहीं दी थी, तकलीफ देना तो छोड़ो उसे तंग भी नहीं किया करती थी। बानी को ये भी पता था कि जब भी पिया रूपाली दोनों मिलकर उसे तकलीफ देते थे तब वो बहुत ज़्यादा निराशा और उदास होकर अपने कमरे में चली जाती थी। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं था कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी और की जान ले ले, खास करके उन्हीं के बेटी के उम्र के किसी और की बेटी की जान ले ले। ये तो बिल्कुल सही नहीं था, ये तो गुनाह था। बस ये ही था कारण जो आज बानी खुद निम्मी को ब्लड देने हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर बानी की सारी टेस्ट करवा के उसका ब्लड लेना शुरू कर दिया। चाहो तो बानी ये बात महेश को बताकर करवा सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो यकीनन पिछले जन्म का वो हादसा एक बार फिर से दोहराते।
महेश एक लालची इंसान तो था ही, बानी ब्लड देने की बात पता चलती तो जरूर वो अपने खास डॉक्टर से कहकर बानी का ब्लड निकलवाता और वही होता जो पिछले जन्म में हुआ था। इसलिए बानी ने बिना बताए ही निम्मी को ब्लड दे दिया था, और बानी को ये भी पता थी कि ये डॉक्टर उसे ज़रूरत हिसाब से ही ब्लड लेगा, ना कि ब्लड को एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखने वाला था, जो महेश अपने खास दोस्तों से करवाया था पिछले जन्म में। बानी अपना ब्लड देकर हॉस्पिटल से जाने के लिए वार्ड से बाहर आई, तभी उसके कानों में महेश और डॉक्टर की बात सुनाई देने लगी थी, जिस वजह से उसका कदम वही कॉरिडोर में अचानक से रुक गई थी। प्रेजेंट समय। बानी डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। चैप्टर 45 बानी की बेवकूफ़ी। बानी ब्लड देकर हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। कुछ देर तक टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी उसे ना ही टैक्सी मिली और ना ही ऑटो, और कुछ दूर तक पैदल ही चल कर जाने लगी। कुछ दूर तक पैदल चलकर आने से कड़ी धूप में उसका सिर चकराने लगा। अपने आप को संभाल पाती तभी एक तेज आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ी। इतनी तेज धूप में बानी बेहोश के हालत में वही सड़क के किनारे गिर पड़ी हुई थी। आते जाते लोगों की नज़र भले ही बानी पर पड़ रही थी, लेकिन कोई भी इंसान आगे आकर उसे उठाने की या कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी एक गाड़ी तेजी से बानी के पास आकर रुकी। वो गाड़ी इतनी तेज से आ रही थी कि मानो वहां आसपास खड़े लोगों एक पल के लिए डर ही गए थे, कहीं वो गाड़ी वाला बानी के ऊपर चढ़ा न दे। लेकिन लोगों के सोच से बिल्कुल उलट वो गाड़ी बानी के पास आकर रुकी, और बिना देरी किए जल्दी से दो चमचमाती लेदर शूज पहने पैर दिखाई दिए। एक बेहद हैंडसम सा चेहरा, साथ ही बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, आंखों पर ब्लैक गोगल पहने एक इंसान बाहर निकल आया। आंखों पर ब्लैक गोगल होने के वजह से उसकी आंखों में दिखाई दे रहा गुस्सा किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसका खतरनाक ऑरा से साफ पता चल रहा था उसके पास जो भी इंसान जाएगा उस इंसान का गुस्से का शिकार हो सकता था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तेजवीर ही था। बानी को ऐसे सड़क के किनारे पड़ी हुई देख उसका दिल से दर्द करने लगा था, साथ ही गुस्सा भी। बिना देरी किए बानी को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया। अब तक बानी की हर एक इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। तेजवीर बानी के बारे में जान चुका था। तेजवीर बानी को लेकर अपनी प्राइवेट विला आ गया था और अपनी कमरे में ले जाकर बड़े से किंग साइज बेड पर लेटा दिया। जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर पर कुछ टाइप करके वापस से अपने जेब में रख लिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद तेजवीर का कमरा नॉक करने की आवाज़ आई। तेजवीर, जो इतने देर तक बानी को बड़े ही प्यारा से देखे जा रहा था, नॉक के आवाज़ सुनकर जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ के सामने मनीष को देखकर तेज बिना कुछ कहे ही वापस से बानी के बगल में आकर बैठ गया। मनीष पहले एक नज़र तेजवीर को देखा और बानी को मनीष अच्छी तरह से समझ गया था। वो बिना कुछ ज़्यादा बोले बानी के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। बानी का पूरा चेकअप होने के बाद मनीष ने तेजवीर से कहा, लगता है इन्होंने अभी भी किसी को खून दिया है। इतना कहकर एक टेडी नज़र से तेजवीर को देखने लगा। तेजवीर अभी भी बस एक टक बानी को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना होने के वजह से ये पता लगा पाना मुश्किल था कि आखिर तेजवीर के दिमाग में क्या चल रहा है। मनीष एक इंजेक्शन बानी को देते हुए आगे कहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, ज़्यादा ख्याल रखना होगा इसका। तेजवीर ने जैसे ही ये सुना अपनी नज़र मनीष के ऊपर गड़ा दी। तेजवीर को भी पता था कि मनीष को सब पता है, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। एक गहरी सांस लेकर मनीष से कहा, तुम इसका इलाज करो अच्छे से, मैं नहीं चाहता कि ये और भी ज़्यादा वीक बने। तेजवीर के मुंह से जैसे ही सुना मनीष थोड़ा हैरान हो गया। आज तक किसी लड़की को इतना केयर नहीं किया था, लेकिन आज ये क्या, इस लड़की को इतना केयर। मुझे लगता है ये वही लड़की है जो उस दिन तेजवीर बताने से दूर भाग रहा था। मनीष मन ही मन में बुदबुदाने लगा। तेजवीर ने देखा कि मनीष कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी तेज आवाज में कहा, मैंने क्या कहा सुना कि नहीं? इतनी तेज आवाज सुन मनीष एक पल के लिए डर ही गया और हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ मैंने सुना ना। अरे तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं अच्छे से ट्रीटमेंट दूंगा। हम एक ही शब्द में तेजवीर बोलकर शांत हो गया। शाम का समय हो चुका था। बानी को अभी भी होश में नहीं आई थी। तेजवीर आज ऑफिस ना जाकर घर पर स्टडी रूम में ही ऑफिस का काम कर रहा था। इसी बीच 2 घंटे और बीत गए। तेजवीर भी अपने ऑफिस के काम में इतना मग्न हो गए कि समय का पता ही नहीं चला।
वहीं ऊपर तेजवीर के कमरे में बानी अब जाकर होश में आ रही थी। अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलने लगी। जैसे ही उसने पूरी तरह अपनी आंखें खोलकर आसपास का नज़ारा देखने लगी। अब लगभग रात हो चुकी थी, शाम के 7 बज रहे थे, जिस वजह से पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था। बस एक हल्की सी रोशनी ऊपर लटका हुआ झूमर से आ रही थी। भले ही पूरे कमरे में हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी, फिर भी बानी इस कमरे को अच्छे से देख पा रही थी। वेस्टर्न स्टाइल में बना ये कमरा इतना बड़ा कि इसी एक कमरे में हर एक फैसिलिटी मौजूद थी। हर तरफ तारों जैसे जगमगाती झूमर की लाइट्स, बड़े बड़े स्लाइड वार्डरोब, बैठने के लिए एक बड़ा सा सोफा। वाइट एंड ब्राउन कलर से बना ये कमरा बिल्कुल रॉयल प्रिंस का कमरा ही लग रहा था। हर एक चीज़ अपनी जगह पर परफेक्टली रखी हुई थी। बानी ये सब देखकर वो हैरान हो गई। बानी कभी भी इस कमरे को भूल नहीं सकती थी। तभी उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी वो बेहोश होने के बाद यहाँ आई हुई थी, लेकिन उस वक्त वो तेजवीर को अच्छे से नहीं जानती थी। एक बार फिर से बिना सोचे समझे गलत समझ लिया था कि वो फिर से किसी और के कमरे में पहुंच गई है और बिना कुछ किसी से बात किए खास करके तेज से बिना मिले उस जगह से भाग गई थी। ये याद आते ही बानी को एहसास हुआ कि तेज उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाया था। बानी अपनी बेवकूफ़ी पर हंसे या रोए खुद उसे ही समझ ही नहीं आ रहा था। पिछले जन्म में वो अपने पति के साथ ही थी और मैं बेवकूफ़ की तरह डर से कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ गलत ही समझती रही। तभी एक बार और बानी को कुछ याद आया और याद आते ही उसको एक और झटका लगा। चैप्टर 46 तेजवीर और बानी साथ में खाना। बानी के दिमाग में एक और बड़ा झटका लगा और अपने ही मन में बुदबुदाने लगी, कहीं तेजवीर की शादी का रिश्ता लेकर उसके लिए लेकर तो ऐसे कैसे हो सकता है। नो बानी, ऐसा कैसा हो सकता है। शादी का रिश्ता पिया के लिए आए थे ना, मेरे लिए कैसे हो सकता है। कहीं इसमें भी तो महेश का कोई चाल तो नहीं है। अगर सच में शादी का रिश्ता पिया के लिए था तो इसका पता कैसे लगाए। बानी इन सब सोच में डूबी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बानी अपनी सोच से बाहर आते हुए दरवाजे की ओर देखने लगी। दरवाज़ा खोलकर तेजवीर अंदर आया। जैसे ही बानी ने तेजवीर को देखा तो उसका दिल बुलेट ट्रेन जितना जोरों शोरों से धड़कने लगा। पूरे कमरे में शांत होने की वजह से बानी की दिल की धड़कन तेज साफ सुन पा रहा था। तेज की नज़र जब बानी से मिली तो उसका भी दिल जोरों से धड़कने लगा। आज पहली बार दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। इस वक्त पुरानी बानी होती तो शायद तेजवीर को देखकर अब तक उसके सामने से डर के मारे भाग चुकी होती, लेकिन अब की बानी तो वो किसी से डरने वालों में से नहीं थी और एक बार फिर से वही बेवकूफ़ी तो हरगिज़ नहीं करने वाली थी। आज पहली बार तेजवीर को इतनी गहराई से देख रही थी कि उसका बस चले तो तेजवीर को अपने ही आंखों में समा चुकी होती। वही तेजवीर की हालत भी कुछ इस तरह ही हो रहा था। उसने जिंदगी में कितनी सारी लड़कियां देखी होगी, लेकिन वो तो किसी को भाव ही नहीं दिया था। जब से बानी उसके जिंदगी में दस्तक दी है, तब से उसका दिल और दिमाग में बानी छा गई थी, ना चाह कर भी भुला नहीं पा रहा था। अब पूरी तरह से तेजवीर के मन में बानी ही बैठ चुकी थी, लेकिन तेजवीर चेहरे का एक्सप्रेशन से ये बताना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बानी और तेजवीर के बीच ऐसे ही खामोशी कुछ देर तक पसरी हुई थी। बानी को एहसास हुआ कि कितनी देर से वो तेजवीर को एकटक देखे जा रही हैं। अपनी एम्बरेस को छुपाती हुई यहाँ वहाँ देखने लगी। ये देख तेजवीर एक तिरछी स्माइल करते हुए उसके पास चला गया। तुम जाग गई, तेजवीर कमरे का लाइट्स ऑन करते हुए कहा, तो बानी जवाब देने के बजाय एक बार फिर पागलों की तरह उसे ही घूरने लग गई। दोबारा फिर से तेजवीर कहा, तुम जाग गई। अभी भी बानी की कोई रिप्लाई नहीं था। तीसरी बार फिर से पूछा, तुम जाग गई। अभी भी बानी की ओर से जवाब ना पाकर तेजवीर पीछे मुड़कर बानी को देखा, जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। ये देख सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों हाथों को क्रॉस करके उसे एकटक देखने लगा। एक बार फिर से बानी को एहसास हुआ कि तेज उसे ही देखे जा रहा है। ये देख वो हकलाते हुए बोली, जी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। ये सुनकर तेज एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब? कौन सा सवाल का जवाब नहीं दिया? बानी अपना सिर खुजलाते हुए धीमी आवाज में बोली। उसकी ऐसे मासूम भरी बातें सुनकर तेज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल जल्दी से अपना एक्सप्रेशन बदलते हुए सीरियस चेहरा बना लिया, ताकि बानी को उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ना देख ले। हुआ भी वैसा ही था।
बानी तेज का वो हंसता हुआ चेहरा नहीं देख पाई थी। तेज गंभीर आवाज में कहा, वैसे तुम बेहोश क्यों हो गई थी? इसका जवाब तेजवीर को अच्छे से पता था, फिर भी वो बानी के मुंह से सुनना चाहता था। बानी भी तेज के सवाल सुन वो थोड़ी परेशान हो गई और कुछ सोचते हुए सच ना बताकर झूठ बोलते हुए बोली, वो एक्चुअली धूप बहुत ज्यादा था और मुझे टैक्सी ऑटो नहीं मिल रही थी। मुझे लगा आगे चलकर मिल जाएगी, इसलिए पैदल से चलकर जाना पड़ा था, जिस वजह से कमजोरी हो गई और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई। इन सारी बातें कहते समय अपना सिर नीचे करके बोल रही थी। तेजवीर को पता था कि बानी जो कुछ कह रही है वो आधा सच है, उसने पूरी बात नहीं बताई है। फिर भी तेजवीर बानी को ज़्यादा फोर्स नहीं किया, वैसे तो वो पहले से ही जानता था कि बानी कमज़ोर क्यों हुई थी। तेजवीर बस उसका जवाब सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। तभी एक सर्वेंट दरवाजे को थोड़ा नॉक किया। दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था, फिर भी सर्वेंट अंदर आने से पहले एक बार नॉक किया था। तेजवीर दरवाजे की ओर देखा तो सर्वेंट हाथों में खाने का ट्रे लेकर खड़ी थी। ये देख तेजवीर अपनी हाथों से अंदर आने का इशारा किया। वो सर्वेंट बड़े ही रिस्पेक्टफुली के साथ सिर हाँ में हिलाकर अंदर आ गई और सोफे के सामने रखा हुआ कॉफ़ी टेबल के ऊपर खाने का ट्रे रख दिया और पीछे मुड़कर तेजवीर को दोबारा सिर झुकाकर जाने का परमिशन लेकर कमरे से बाहर चली गईं। तेजवीर उठकर एक छोटा सा टेबल लाकर बानी के सामने रख दिया। बानी अभी भी बेड पर ही थी। खाने का ट्रे लाकर उसके सामने रख दिया। बानी एक नज़र खाने को देख रही थी तो कभी तेजवीर को। तेजवीर अपनी आंखों से इशारे से खाना खाने को कहा तो बानी भी तेजवीर के इशारे भी समझ गई थी। उसने बिना कुछ कहे ही खाना खाना शुरू कर दिया। 2 निवाला खाने के बाद उसे याद आया कि उसने तो खाना खाने के लिए बोला ही नहीं। तेजवीर के ओर देखते हुए बोली, आप नहीं खाएंगे? ये सुनते ही तेजवीर जो अपनी मोबाइल में कुछ मेल चेक कर रहा था, वो अचानक से बानी की ओर देखने लगा। उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा, मानो उसे बानी की बात समझ ही नहीं आए हों। अब इस वक्त पुरानी बानी होती और तेजवीर को ऐसे कंफ्यूज होकर देख रहा होता तो पक्का वो भी कंफ्यूज हो जाती कि कहीं उसने गलत तो नहीं बोल दिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब की बानी यानी इस जन्म की बानी बहुत ही ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हो गई थी। बानी अच्छे से तेजवीर की कंफ्यूज को समझ रही थी। उसने अपने गले को साफ करते हुए कहा, मेरा कहने का मतलब है मुझे अकेला खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, अगर आप भी साथ दे देते तो अच्छा होता। ये सुनकर तेजवीर बिना कुछ कहे उठकर बानी के सामने आकर बैठ गया और एक प्लेट लेकर थोड़ा खाना लेकर खाने लगा। ये देख बानी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि पिछले जन्म में वो तेजवीर के साथ बहुत कम बार बैठकर खाना खाया था। शादी होने के 5 साल तक बस यही 2-3 बार खाया होगा। अपनी यादों में खोई हुई बानी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। चैप्टर 47 तेजवीर बानी को किस करना। बानी अपनी पिछले जन्म में कुछ यादें को याद करते हुए वो तेजवीर के साथ खाना खा लिया था। वही तेजवीर को भी बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो अपने चेहरे पर लाने नहीं दे रहा था। बस अपनी नॉर्मल एक्सप्रेशन चेहरे के साथ ही बानी के साथ खाना खा रहा था। बानी बस बीच बीच में तेजवीर पर एक नज़र डाल दिया करती थी, लेकिन उसका रिजल्ट एक ही मिलता था कि बिना कोई हाव भाव के शांत होकर खाना खाना। लेकिन खुद तेजवीर ही जानता था कि वो कितना खुश है। बेचारा, उसको भी नहीं पता कि बानी के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। खैर, ये तो वक्त के साथ ही छोड़ देते हैं। बानी अपना खाना खा के वहाँ से जाने के लिए बेड से उठ खड़ी हुई। उसको ऐसे बेड से उतारते हुए देख तेजवीर पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो चुकी है, बानी धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर तेजवीर अपनी गहरी आवाज में कहा, इस वक्त घर जा रही हो, वो भी इस हालत में? तुम्हें नहीं लगता कि चलने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी? तेजवीर की ऐसे बातें सुन बानी थोड़ी सी चिढ़ गई और मन में गुस्से में कहने लगी, ताकत की जरूरत पड़ेगी? क्या मतलब है इनका? क्या मैं पूरी रात यहीं पर ही रहूं? हाँ, आज रात यहीं पर ही रहकर आराम कर लो, चाहो तो कल सुबह चली जाना। तेजवीर अपना लैपटॉप उठाते हुए कहा तो वही बानी ये सुनकर हैरान हो गई कि उसकी मन में की हुई बात तेज को कैसे पता चली। यही पूछने के लिए अपना मुंह खोली ही थी कि तभी एक बार फिर तेजवीर की आवाज़ आई, ये मेडिसिन है तुम्हारी, इसे ले लो और जाकर आराम करो, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। बानी ने जब ये सुना तो उसे समझ ही नहीं आया कि कहे तो क्या कहे। चुपचाप तेज के हाथ से मेडिसिन लेकर खा लिया और बेड पर जाकर लेट गई।
उसे अपना बात मानते हुए देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ लैंडलाइन से बता देना, कमरे से बाहर जाते हुए तेज ने कहा। बानी बस उसे जाते हुए देख पा रही थी, और मेडिसिन की असर इतना था कि कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। दूसरी ओर निम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के और उसके पास कुछ सर्वेंट्स देखभाल के लिए वहीं पर छोड़कर महेश और रूपाली दोनों ही घर वापस लौट आए थे। वे दोनों ही बानी पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। महेश दोपहर में बानी को कॉल करने की बात रूपाली को बता दिया था, जिसे रूपाली भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। पहले से ही महेश तो था ही गुस्से में। मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की को कोई प्यार से रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं मानते, गुस्से में रूपाली बोली। तुम ठीक कह रही हो रूपाली, अब बानी की बिहेवियर ही बदल गई है, पहले जैसी नासमझ, शांत से रहने वाली, हमारे हर बात मानने वाली लड़की नहीं रही है वो। तुमने देखा नहीं कल क्या हुआ था, महेश ने कहा। तो रूपाली उसकी बात पर हाँ भरते हुए बोली, जी आप सही कह रहे हो, बानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब हम क्या करें महेश, अगर आप जैसा कहा था वैसा नहीं हुआ तो, हमारी निम्मी को हॉट नहीं मिला तो, कहीं हम निम्मी को खो ना दे महेश। रूपाली की बात सुनकर महेश उसे शांत कराते हुए कहा, तुम परेशान मत हो रूपाली, हमारी बेटी निम्मी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी का भी जान लेने क्यों न पड़े, मैं वो भी करूँगा, लेकिन हमारी बेटी को मैं बचाकर ही रहूँगा। रूपाली कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से महेश को ही देखने लगी। अगली सुबह के 8 बजे को बानी की आंख खुली। उठते ही पहले पूरी कमरे को देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। असल में वो किसी को भी नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि वो हैरान होकर पूरे कमरे को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो पूरी रात तेज के कमरे में रुकी हुई थी। ऊपर से उसको पूरी रात बड़े सुकून से सोने के वजह से उसकी नींद अच्छे से पूरी हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया था। फिर भी पता नहीं क्यों बार बार तेजवीर इसके साथ मौजूद होने की एहसास उसे हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, बानी कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी है तू, इसलिए तुझे ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं। अपने मन में बुदबुदाते हुए दोनों हाथों की हथेलियों से चेहरे पर फिराने लगी। वही स्टडी रूम में तेजवीर सोफे पर लेटकर मुस्कुराए जा रहा था, मानो कोई उसके मन को सुकून देने वाली चीज़ को हासिल की हो। हुआ यूं था कि तेजवीर काम खत्म करके एक बार फिर बानी को देखने कमरे में आया था। उसको इतना गहरी नींद में देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून दे रही थी। धीरे धीरे चलकर बानी के पास आकर उसके दूसरी तरफ बगल में आकर बैठ गया। हल्की सी धुंधली झूमर की रोशनी में बानी का चेहरा एकदम सोनपरी की तरह चमक रहा था, जो तेजवीर के आंखों में एक सुकून सा दे रहा था। गोरा चेहरा जो इस वक्त झूमर की हल्की सी रोशनी के वजह से एकदम सोने जैसा चमक रहा था, उसे अपनी उंगलियों से होले से टच करते हुए देखने लगा। शार्प उसकी नाक में नोजिंग, जो नाक को और भी ज़्यादा आकर्षक बना रही थी। गुलाबी होठ, बिना मेकअप के बेदाग चेहरा। इतनी गहराई से देखते हुए खुद तेजवीर को एहसास नहीं हुआ कि बानी को देखते हुए कब वो उसके इतने करीब चला गया कि एक हल्की से मूवमेंट होने पर दोनों की होठ छू सकता था। ये देख तेजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका मन भी बानी के होठों को चूमने के लिए तरसने लगा था, लेकिन वो बानी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। वैसे तो होटल में जो कुछ भी हुआ था, उसे तो तेजवीर को एक बात समझ आ गया था कि बानी उस रात के वजह से डिस्टर्ब नहीं हुई है, लेकिन इस बार कोई भी काम बानी के मर्जी के बिना नहीं करने वाला था। लेकिन अब उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। जितना वो बानी के करीब था उतना ही उसकी बॉडी के रिएक्शन बढ़ती ही जा रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको तो कोई भी उल्टा रिएक्शन नहीं हो रहा था, और नहीं कोई एलर्जी। तेजवीर को तो पहले ही पता चल चुका था कि बानी को छूने से उसे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, फिर भी वो पूरी तरह से कंफर्म कर लेना चाहता था। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार उसे छूने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पहली बार पार्टी में, दूसरी बार होटल में, तीसरी बार कल बेहोश के बाद, और चौथा अब इस वक्त जो छू रहा हो, जिसे पूरा 100% यकीन हो गया कि बानी वही लड़की है जो उसके लिए बनी है। 2 घंटे तक ऐसे ही देखने के बाद धीरे से झुककर बानी के होठों को धीरे धीरे से चूमने लगा। बानी को मेडिसिन के असर के वजह से उसे महसूस नहीं हो पा रही थी कोई उसे किस भी कर रहा है। कुछ देर तक ऐसे ही चूमने के बाद बानी के बगल में ही लेट गया। चैप्टर 48, बानी को तेज का एहसास।
तेजवीर रात में ही बानी के बगल में सो गया था और सुबह के 6 बजे उठकर स्टडी रूम में चला आया था। आज उसे भी जिंदगी में पहली बार इतनी सुकून से सोया था, जिस वजह से आज उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। वहीं ऊपर के कमरे में बानी बार बार तेजवीर को याद करने से सिर को झटका रही थी कि उसकी दोबारा याद न आ जाए। पहले उसने बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने देखा कि एक नौकरानी जो कि यही 21 या 22 वर्ष की होगी, उसने अपने हाथ में कपड़ा लेकर खड़ी हुई थी। बानी उस नौकरानी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये वही नौकरानी थी जो पिछले जीवन में पिया के साथ मिलकर पिया के छोटे मोटे साजिशों में साथ दिया करती थी। इसका नाम नीलिमानी है। पिया के साथ साथ ये नौकरानी भी बानी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। इस नौकरानी के नाम भी बानी कभी नहीं भूल सकती थी। नीलिमानी बानी से नफरत करने का इतना बड़ा कोई कारण भी नहीं था। अगर कारण था तो वो है उसके गंवार और अनाथ होना, जो इतने बड़े घर में रॉयल फैमिली में शादी करके आई थी। बस जलन के कारण ही बानी से नफरत करती थी। उस नौकरानी ने जलन और नफरत में आकर बानी के साथ बहुत कुछ गलत भी कर दिया था, जो माफ़ी की लायक भी नहीं थी। बानी एक मासूम और भोली भाली होने के वजह से नौकरानी बड़े ही आराम से बानी पर की गई गलत को छुपा दिया करती थी। भले ही इस नया जन्म में बानी की मुलाकात इस सामने खड़ी नौकरानी से ये पहली बार मुलाकात हो रही हो, लेकिन बानी कभी नहीं भूल सकती कि पिछले जीवन में यही औरत उसे कितना परेशान किया था। बस वही जानती थी, खास करके जब तेज घर पर ना होता तब। बानी बस इस नौकरानी से बदला लेने के लिए सही समय का इंतज़ार कर सकती थी। बानी उस नौकरानी की आंखों में अभी भी थोड़ी थोड़ी जलन साफ देख सकती थी। ये बात वो अच्छी तरह से जान रही थी। ये भी जान गई थी कि सामने खड़ी ये औरत तेज को कहीं न कहीं पसंद भी करती थी। लेकिन वो नौकरानी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी और तेज की मेल नहीं करती, फिर भी वो बानी से भी बेहतर ही समझने लगी थी। बानी पिछले जीवन में हुई घटना के बारे में सोचते हुए उस नौकरानी के पास जाकर उसके हाथ से कपड़े लेकर सीधे बाथरूम में चली गई। वो नौकरानी थोड़ी हैरान हो गई। बानी उसे ना ही कुछ कहा और न ही स्माइल। उस सर्वेंट को कुछ अजीब सा लगाने लगा था। एक नज़र बाथरूम के दरवाजे पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट के बाद बानी फ्रेश होकर बाहर आई। उसने देखा कि वो नौकरानी अब नहीं है तो अपने चेहरे पर गुस्से का भाव लाते हुए बोली, जस्ट वेट एंड सी मिस नीलिमानी, वेरी सुन तुम्हारा हिसाब भी चुकता करूंगी मैं। वहीं नीचे बड़े से डाइनिंग टेबल पर तेजवीर पहले से ही अखबार पढ़ते हुए बैठा हुआ था। आज ऑफिस भी थोड़ा लेट करके जाने वाला था। तभी बानी सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। कदमों की आवाज़ सुनकर तेज अपनी नज़रें नीचे आ रही बानी पर पड़ी। उसको इतना आराम से आते हुए देख तेज को अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतने बड़े घर में वो ऐसे आ रही थी जैसे उसको इस घर में रहने की आदत हो। खुशी इस बात से थी कि बानी इस घर में वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल से रुकी हुई थी। लेकिन तेज को क्या पता बानी की ये दूसरी जिंदगी है। उसे क्या पता पिछली जन्म में वो उसके साथ शादी कर चुकी है। क्या पता उसे कि वो उसकी पत्नी बन चुकी थी। इस घर में 5 साल तक जो रही थी। ये सब होने के बावजूद वो क्यों ना कंफर्टेबल होती इस घर में, ज़रूर वो होती। तेज को अपनी ओर ऐसे देखता हुआ पाकर वो थोड़ी शर्म के वजह से उसके गाल लाल हो गई थी। ये देख तेजवीर अखबार को एक सर्वेंट के हाथ में देकर दूसरे सर्वेंट को नाश्ता परोसने के लिए इशारा किया। उस सर्वेंट जल्दी से नाश्ता सर्व करने लगा। तब तक बानी भी आकर तेज के सामने बैठ गई। अपने अपने नाश्ता करने लगे। दूसरी ओर रॉयल सिंह पैलेस में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। तभी मिसेज कविता यानी तेजवीर की दादी अपना खाना खाते हुए बोली, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। कविता की बातें सुनकर सब लोग उनके ओर ही देखने लगे और कविता के आगे की बात सुनने के लिए इंतजार करने लगे। कविता खाने की चम्मच नीचे रखते हुए बोली, मैंने सोच लिया है तेजवीर की शादी इन 3 महीने के अंदर करवाने की। आप लोग क्या कहते हो? तेजवीर शादी की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, सिवाय गौतमी और दीपेंद्र को छोड़कर, क्योंकि गौतमी सब कुछ दीपेंद्र को बता दिया था जो तेजवीर के प्राइवेट विला में कविता और तेज के बीच बातें हुई थी। वे सारे बातें गौतमी दीपेंद्र उसी दिन के रात में बता दिए थे, जिस वजह से अब डाइनिंग टेबल पर तेज की शादी की बात सुनकर उन दोनों को छोड़कर बाकी सब हैरान थे। पर दादी माँ, क्या तेज को पता है जो आप उसकी शादी के बारे में बात कर रही है? एरिस ने कहा।
सब लोग भी एरिस के बात से सहमत होने के वजह से सबके आंखों में वही सवाल दिखाई दे रहे थे। कविता भी भली भांति जानती थी कि सब लोग यही सवाल करेंगे, इसलिए तो पहले तेज से बात करके ही बाद में सभी सदस्य के सामने शादी वाली बात रखी थी। कविता पहले एक नज़र सब पर डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ उसे सब पता है, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। कविता की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तेज की चाची गीता चाहते हुए बोली। ओमकार ने कहा, ये तो ठीक है माँ, पर लड़की कौन है? क्या तेजवीर पहले से ही किसी लड़की को जानता है या फिर आप ही ढूंढ रही हैं? कविता अपने बड़े बेटे ओमकार की बातें सुनकर जवाब में कहा, नहीं उसने कोई भी लड़की नहीं देखी है। क्यों, आप सबको पता है वो लड़कियों से कितना दूर रहता है, लड़की को कहाँ से पसंद करेगा, वो तो मैं देख रही हूँ। हाँ माँ, आप सही कह रही है, हमरा तेज तो ऐसा ही है, जब भी देखो लड़कियों से दूर ही भागता रहता है। मैंने पार्टी में देखा था। वैसे माँ, आपने कहीं देखा है लड़की को? आपकी नज़रों में कोई है क्या? तेज के चाचा कमल सिंह ने कहा। हाँ, एक लड़की है हमारे नज़रे में, कविता बोली। कौन है माँ वो? ओमकार ने जल्दी से सवाल कर दिया। कश्यप विला में सुबह का समय होने के वजह से महेश और रूपाली डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी अपनी चाय कॉफ़ी पी रहे थे, साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। पिया और पिया की बुआ कात्यायनी भी वहीं मौजूद थे। पिया अपने मॉम डैड को इतने परेशान और गुस्से में देखकर सवाल किया, डैड मॉम क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? चैप्टर 49 पिया सिंह परिवार में बहू बनने का सपना। पिया अपने मॉम डैड को इतने परेशान और गुस्से में देखकर सवाल किया, डैड मॉम क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? अपनी बेटी पिया की सवाल सुनकर रूपाली एक नज़र महेश की ओर डाली, फिर पिया के तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, कल निम्मी की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई थी ना, तो इसको लेकर परेशान थे, और ऊपर से। रूपाली आगे कुछ कह पाती तभी अचानक से कात्यायनी बीच में बोलने लगी, और ऊपर से उस मनहूस बानी आपके मॉम डैड को मदद नहीं की, जबकि हम लोगों को उसकी मदद की सख्त ज़रूरत थी। एहसान फरामोश है वो लड़की। पता है पिया बेटा, कल निम्मी को खून की ज़रूरत थी, उसके लिए आपके माँ बाप कितने परेशान हो गए थे, पता है तुम्हें? आपके पिता यानी मेरे बड़े भाई महेश तो उसको कितनी बार कॉल किया था उस चुड़ैल को, लेकिन एक बार भी कॉल नहीं उठाया। अरे भला हो उस इंसान का जो एम वक्त पर निम्मी को ब्लड दे दिया, और भगवान के कृपा से आज निम्मी जिंदा है, वरना क्या हो जाता। ये सब सुनकर पिया गुस्सा और नफरत बानी के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, फिर भी आज कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ गया था। उसकी आंखें खून जैसे लाल हो चुकी थी। गुस्से में दांत भींचते हुए पिया बोली, डैड मैं कहती हूँ उस लड़की को घर से निकाल कर फेंक दीजिए या मार डाल दीजिए। उस घटिया लड़की के वजह से हमारे घर में इतना तनाव रहता है। अरे डैड मैं कहती हूँ उसे मार ही डालो। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, उसे मारने भी बाद हमरा क्या होगा, जो प्लानिंग बनाई थी, और निम्मी का क्या? रूपाली थोड़ी सी परेशान होते हुए बोली। अरे मॉम, वही तो मैं कह रही हूँ, उसकी मौत होने से ही हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पिया बोली। पिया की बात महेश बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था। वही रूपाली को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। रूपाली कुछ कहती या पूछ पाती तभी उनके दरवाजे पर कुछ लोग आकर खड़ा हो गए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक आदमी ने कहा। दरवाजे के तरफ से आवाज़ आता देख वे चारों मुड़कर वहाँ खड़े सभी लोगों को देखने लगे। कुछ लोग देखने में एक ही रंग के कपड़े पहने हुए थे, और एक आदमी जो सबसे आगे खड़ा था वो एक फॉर्मल सूट पहना हुआ था। उसके बगल में एक और आदमी था। उसके कपड़े से ये पता लगा पाना आसान था कि वह किसी अमीर बड़े घर के सर्वेंट होगा। वो लोग और कोई नहीं बल्कि रॉयल सिंह परिवार से आए हुए कुछ बॉडीगार्ड्स, मिस्टर दामोदर सिंह के असिस्टेंट विनय और रॉयल सिंह परिवार के खास सर्वेंट आदमी गोपाल था। उन सभी को देखकर महेश, रूपाली, पिया और कात्यायनी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्योंकि इतने लोग एक साथ यहाँ उनके घर, वो भी इतनी सुबह। वे चारों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, लेकिन एक बात तो सभी लोग समझ गए थे कि वे लोग रॉयल सिंह परिवार से आए हैं, क्योंकि रॉयल सिंह परिवार के गार्ड्स को कौन नहीं जानता, और सबसे आगे खड़े इंसान को कौन नहीं जानता। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर दामोदर सिंह का सेक्रेटरी विनय था। हर एक बंदा भी अच्छी तरह से जानता था सेक्रेटरी विनय के बारे में।
सामने रॉयल सिंह परिवार के बॉडीगार्ड साथ में विनय को देखकर महेश बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। मन ही मन में कहने लगा, हे भगवान, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तो कोई भी ऐसे काम नहीं किया जो सिंह परिवार को गुस्सा हो सके। अपने ख्यालों में महेश डूबा ही था कि तभी एक बार फिर से सबके कानों में विनय की आवाज आई, क्या हम अंदर आए? वैसे तो विनय को परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो जिस काम के लिए यहाँ आए थे उसके लिए तो अच्छा इंप्रेशन बनाना जरूरी था। विनय की आवाज़ सुनकर महेश और रूपाली एक दूसरे को देखने लगे। फिर जल्दी से दोनों विनय के पास जाकर ग्रीट करते हुए महेश ने कहा, मिस्टर विनय आइए, वो तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आप लोग यहाँ हमारे घर आए हैं। आइए अंदर आइए। वैसे कुछ काम था क्या? हमें ही बुला लेते, हम ही आ जाते। विनय अंदर आते ही बड़े विनम्र से कहा, जी ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ज़रूरी बात है। लेकिन आपको एक ज़रूरी बात बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ज़रूरी बात? कौन सी ज़रूरी बात मिस्टर विनय? महेश ने कहा। हम ये इन्फॉर्म करने आए थे कि हमारे सिंह साहब और बड़े मालकिन साथ ही पूरे परिवार आपकी बेटी की रिश्ते की बात करने आने वाले हैं। विनय मुद्दे की बात करते हुए कहा। बेटी रिश्ते की बात सुनकर कश्यप पूरे परिवार पहले तो हैरान हो गए और अगले ही पल खुशी के मारे फुल्ली नहीं संभाल पा रहे थे। रूपाली को विश्वास ना होने पर उसे कंफर्म करने के लिए विनय से सवाल कर दिया, विनय जी, क्या आप सच कह रहे हैं? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हमसे? जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। कश्यप परिवार की बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, विनय ने कहा। विनय की ये बात सुनकर सब लोग खुशी से पागल ही होने लगे। सबसे ज्यादा खुश तो पिया ही थी। वो तो अभी से ही रॉयल सिंह परिवार के बहू बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था। रूपाली महेश दोनों ही बड़े आदर के साथ महेश बोले, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी मिस्टर विनय। जी विनय जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है जो हमारी बेटी के लिए इतने बड़े खानदान से रॉयल सिंह परिवार के तरफ से शादी का रिश्ता आ रहा है, तो सच में हमारे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। आप जाकर कह दीजिए, हम उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, रूपाली ने कहा। जी ठीक है। इतना कहकर विनय बाकी सब लोगों के साथ कश्यप विला से चला गया। यहाँ रूपाली खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। पीछे मुड़कर पिया की तरफ देखा और जल्दी से जाकर उससे गले लग गई। पिया, मेरी बेटी, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर में सिंह परिवार के नज़रों में तुम आ ही गई, रूपाली ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर पिया खुशी में चहकते हुए बोली, हाँ मॉम, मुझे लगा था कि सिंह परिवार के नज़रों में कोई और लड़की आ गई होंगी, लेकिन सिंह परिवार के नज़रों में मैं आ जाऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था मॉम। सच में ये एक सपना ही लग रहा है मुझे तो। अरे बेटा, ये सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, रूपाली ने कहा। महेश जो इतने देर से कुछ सोच में डूबा हुआ था, वो अपनी चेतना में लौटते हुए कहा, पिया बेटा, अब तू सिंह परिवार की बहू बनने वाली है, इसलिए तुम आज से अपनी इमेज को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करनी होगी बेटा। अपने आप को अच्छी इमेज बनाए रखना होगा, ध्यान रखना इस बात को। अपने डैड की बातें सुनकर पिया भी हाँ में सिर हिला दिया। चैप्टर 50 पिया के लिए रिश्ता। बानी तेजवीर के साथ बैठकर अपना नाश्ता कर चुकी थी। बानी तेजवीर की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाश्ता हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। बानी की बात सुनकर तेज भी अपना नाश्ता पूरा करके अपने जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी ब्लेजर हाथ में लेते हुए सीरियस ट्यून में कहा, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बानी अपना सिर नीचे झुकाकर धीरे से बोली। हालांकि वो ये बात तो कह तो दिया था, वो भी कहीं न कहीं ये भी चाहती थी कि तेज उसे घर छोड़ने आए। तेजवीर बानी की बात सुनकर उसे घूरने लगा। अपनी ओर इतनी गुस्से में घूरता हुआ देख वो थोड़ी डर गई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो मेरा मतलब था कि आपको तकलीफ। बानी आगे कुछ कहने से पहले ही तेजवीर उसकी बात बिना सुने आगे बढ़ गया। ये देख बानी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि उसके पीछे जाए या नहीं जाए। तभी बानी के कानों में तेज की आवाज़ आए, अब आओगी या वहीं खड़ी होकर सोचती रहोगी। जैसे बानी ने ये सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और भागते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। तेजवीर एक नज़र ड्राइवर पर डाला और ड्राइवर भी समझ गया। बिना देरी किए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद बानी घर में पहुंच गई थी। तभी तेजवीर के आंखों के सामने थोड़ी दूर कुछ गाड़ियां कश्यप विला से बाहर जाती हुई दिखाई दिया। तेजवीर समझ गया कि वे गाड़ी किसकी और कहां से आई है, लेकिन वो कुछ नहीं कहा।
बस चुपचाप बैठा रहा। कश्यप विला के बड़े से गेट के सामने ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। बानी तेज को देखकर एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। तेजवीर बस उसे गाड़ी से निकलते हुए देख रहा था। बानी को जब तक देखता रहा तब तक उसके आंखों के सामने से उजल ना हुई हो। बानी को जाने के बाद अपना फ़ोन निकालकर राघव को कॉल कर दिया। सामने से एक दो रिंग में ही फ़ोन को उठा लिया और कहा, हेलो बॉस, कहिए। पता लगाओ कि आज विनय कश्यप विला क्यों आया था, वो भी इतनी सुबह में, और पता लगाओ कि उनके बीच बात क्या हुई थी, तेजवीर अपनी कड़क आवाज़ में कहा। ये सुनकर राघव समझ गया, फिर भी इसने असली कारण ना बता के बस, जी बॉस, अभी पता करता हूँ, इतना कहकर दोनों तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वहाँ ऑफिस में राघव का हाल बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। जल्दी से मिसेस कविता को कॉल करके उन दोनों के बीच हुई बात को बता दिया। ये देख कविता मुस्कुराते हुए आराम से बोली, रिलैक्स हो जाओ राघव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा पोता तुम्हें सजा नहीं देगा और किसी भी बात को लेकर तुम्हें परेशान करेगा, सो जस्ट रिलैक्स। राघव थोड़ा हुआसी आवाज में कहने लगा, दादी माँ, मैं जानता हूँ तेजवीर कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक काम जरूर करेगा। कौन सा काम राघव? कविता थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली। दादी माँ, वो मुझसे बात करना छोड़ देगा, राघव लगभग रट हुए कहा। ये सुनकर कविता खिलखिलाकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अरे राघव बेटा, फिर दोबारा बात करेगा तुमसे, और हाँ, एक बात याद रखना, ये जो कर रहे हैं ना, उसके लिए तो कर रहे हैं। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। अगर कल को उसे पता चल जाए तो भी वो तुम पर नाराज नहीं होगा, बस नाराज होने का दिखावा करेगा, समझे? और सबसे बड़ी बात मैं हूं ना, बेफिक्र रहो और जो काम तेज ने करने को कहा है वो करो। चलो मैं रखती हूँ। इतना कहकर कविता कॉल काट दिया। अपना फ़ोन साइड रखते हुए सामने बैठे अपने पति दामोदर को देखने लगी। दामोदर बस सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। वही कविता ये देख खिलखिलाकर हंसने लगी। यहाँ बानी कश्यप विला पहुंच गई थी। अभी तक उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि कोई सिंह परिवार से लोग आकर गए होंगे। वो बस तेजवीर की यादों में ही अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसकी कानों में पिया की आवाज़ आई। ओह, ये देखो महारानी अब घर आ रही है। एक बार फिर से किसके साथ सोकर अपना मुंह काला करके आई होगी। महेश उसको चुप करते हुए कहा, पिया बेटा, मैंने अभी अभी क्या कहा था, अपना बिहेवियर पर ध्यान देने को। अपने पिता के बात सुनकर पिया को भी याद आ गया कि 2 घंटे पहले क्या हुआ था। वो अपने आप को एक अच्छी इमेज वाली लड़की जैसे बिहेवियर करते हुए बोली, अरे बानी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जितने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की है मुझे माफ़ कर देना। हालांकि उसकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सच में एक अच्छी लड़की है या फिर अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो और भी ज़्यादा घटिया करैक्टर वाली लड़की लग रही थी। ये सब बानी अपने मन ही मन में बोले जा रही थी। बानी को महेश से या किसी और से कुछ बात करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। उनकी बातों को इग्नोर करके आगे जाने लगी कि तभी बुआ कात्यायनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये कैसी बदतमीजी है लड़की, यहाँ हम सब बैठे हैं और तुम महारानी की तरह हमारे सामने से ही जा रही हो, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? हाँ बुआ जाने दीजिए, आपको पता है ना आज मेहमान यानी लड़के वाले आने वाले हैं, वो भी मुझे देखने, पता है ना आपको, इसलिए आप फालतू लोगों के साथ बहस ना कीजिए। पिया बड़े ही अदब के साथ अपनी बुआ कात्यायनी से कहा। बानी को कुछ समझ नहीं आया कि पिया क्या बोल रही है। वो कुछ सोचती या कुछ पूछती। पिया अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, मॉम डैड, मुझे कुछ शॉपिंग करनी होगी, आपको तो पता है ना कि आज कौन आने वाले हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर महेश, रूपाली और कात्यानी तीनों ही खुशी से पिया की बात मान गए। बानी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पिया को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। पिया पिछले जन्म में हुई इस दिन की घटना को याद करने लगी। उसके दिमाग में वो सारी घटना फिल्मों की तरह चलने लगी कि तभी उसकी दिमाग की बत्ती एकदम से जल उठती है। अचानक से उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है, इसका मतलब है आज सिंह परिवार वाले पिया को देखने के लिए आ रहे हैं। क्या सच में पिया के लिए ये रिश्ता आया था? ये सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। बिना कुछ कहे ही वो सीधे अपनी छोटी सी कमरे में चली गई। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Rebirth of Innocent Girl.